नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए किसी नए अमेंडमेंट के द्वारा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन सबको जानने से पहले आप लोगों से हमेशा हर वीडियो में मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है। रिक्वेस्ट ये होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। यही एक आपसे फीस है, यही आपसे एक यानी कि रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही शुरुआती दौर से। तो आज जो हम बात करने वाले हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ नए डायरेक्टिव, यानी कि देश के यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हुआ क्या, 1976 में एक अमेंडमेंट लाया जाता है और उसे यानी कि कौन सा अमेंडमेंट बोला जाता है, 42वां अमेंडमेंट बोला जाता है, जिसमें 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यानी कि ऐड किया गया हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसके अंदर। ओरिजिनल लिस्ट में क्या था कि जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक यहाँ के जो आर्टिकल थे, इन आर्टिकल को रिलेट कराया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन बाद में कुछ लगा कि कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने से इस लोगों का यानी इन लोगों का भला हो सकेगा। कुछ उनको लगे कि कुछ यानी कि अमेंडमेंट इसलिए करना चाहिए कि जो एक्चुअल में जो फंडामेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे वो इतने अच्छे से यानी कि वर्क नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको टूट रहे थे। तो लगा कि इनमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। अमेंडमेंट के थ्रू 4 यानी कि जो जो 42nd अमेंडमेंट आया उसमें यानी कि 4 नई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जोड़ा गया, जिसमें से पहला जो है आर्टिकल हमारा 39 को लेकर चलता है। वो क्या कहता है कि ये बोलता है कि सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बच्चे हैं उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज उनको देना है। ठीक है, उसके बाद टू प्रमोट करना क्या, इक्वल जस्टिस, यानी कि बराबर की न्याय, कोई भी ना ऊंच है ना कोई नीच है। ठीक है, सबको बराबर का न्याय देना। एंड प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको क्या देना, लीगल एड, मतलब एक उनके लिए, जैसे अगर मैं बात करूं गरीबों में क्या होता है, राशन जो है फ्री बांट दिया जाता है, या कभी कभी गवर्नमेंट उनको आवास मुहैया कराती है, गरीब लोगों को शौचालय मुहैया कराती है। ठीक है, पुराने समय में होता क्या था, आज से लगभग 4-5 साल या मतलब 10 साल पहले की बात है, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, तो गांव में केरोसिन मतलब जो यानी कि मिट्टी का तेल होता है जिसे दीपक जला जाते हैं, वो भी मुहैया कराया जाता था। तो ये सभी चीजें किसके लिए रखी गई, प्रमोट करने के लिए। किसको, हमारे गरीब लोगों को, उनको आगे बढ़ सके। वो प्रमोट किया इक्वल जस्टिस, मतलब कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है, सबको बराबर मान के चलेंगे, बराबर का यानी कि एक नाता रखेंगे सभी से, किसी से भेदभाव नहीं। ये आर्टिकल हमारा जो 39 है उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट मतलब अमेंडमेंट वाला पार्ट, ठीक है, इसके द्वारा उसे रखा गया। फिर तीसरा क्या कहता है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब एक स्टेप लिया कि लोगों को सिक्योर किया, किसमें, पार्टिसिपेशन इन द ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। लेकिन देखिए मैं बता रहा हूं एक बात आपको कि इंडस्ट्रीज में बहुत से क्या वर्कर्स काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। उसमें होता क्या है, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है, बहुत ही हजार्डस एक्टिविटीज में उनसे काम करा जाता है। तो उसमें यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको सिक्योर करने, मतलब उनको बचाने के लिए कुछ यानी कि जिनमें यानी कि लेबरों का यानी कि पार्टिसिपेशन है, तो उसके लिए कुछ यानी कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यानी कि रखा गया। ठीक है, वो कौन सा था, 43 ए। ठीक है, 43 ए मतलब 43 का खंड। ठीक है, उसको ये रखा गया, इसलिए क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी हजार्डस एक्टिविटी हैं जिसमें लोग अपंग हो चुके हैं, या उनको कुछ ऐसे ऐसे केमिकल या ऐसे ऐसे एसिड के साथ यानी कि पास किया जाता है, ऐसे वर्क करते हैं कि उनकी लाइफ टाइम तक उनके यानी कि
वो जो रिएक्शन हो जाती है उनकी बॉडी से, उनको हमेशा के लिए दिक्कत देती है, हटती है एक किस्म से। तो उन सभी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए। चौथा क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड द सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चौथा है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके चलता है। प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज को बचाना, इंप्रूव मतलब उसको सुधारना, किसको, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट मतलब बचा के चलना है, और उसे सुधारना है, मतलब पेड़ कम हो तो उसको लगाओ, ठीक है। और सेफगार्ड मतलब उनको एक किस्म से सिक्योरिटी देना है, मतलब उनको बचा के रखना है एज ए, यानी कि एक क्या बोलूं मैं, हिरासत या यानी कि विरासत जो हमें किससे मिली है, नेचर से मिली है, उसको बचा के रखना। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी यहीं पर है, जिसमें फॉरेस्ट को बचा के रखना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। और जितनी भी वाइल्ड लाइफ्स हैं, मतलब जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, यानी हाथी हो गया, लिपर्ड हो गया, तो हमारे भालू हो गए, जितने भी यानी कि जंगली जानवर हैं उनको सभी को, वाइल्ड मतलब जंगली और लाइफ मतलब जो उसमें जीव है, जंगली जीव को बचा के रखना। ये हमारा आर्टिकल 48A जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके जोड़ा गया प्रावधान। बात समझ आ गई। अब बात आती है, ये तो था 42nd अमेंडमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं वो 44 यानी कि 44th अमेंडमेंट यानी कि 44वें अमेंडमेंट जो यानी कब आया, ये अमेंडमेंट आया 1978 में, ठीक है, जिसने ऐड किया क्या, एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसका मतलब था तो यानी कि रिक्वायर करने को कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द इनकम, यानी कि लोगों में किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम धन है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ ऐसी यानी कि प्रावधान यानी कि फैसिलिटीज दी जाए उन गरीब तबके लोगों को जो उनकी बराबरी कर सके। जैसे गरीब लोगों को मैंने बताया था अभी कि उनको स्कॉलरशिप देना, गरीब जैसे अभी होता नहीं है कि आप अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट में आपकी 42,000 से या 36,000 से कम आय होनी चाहिए, तो इस तरीके का प्रावधान जरूर लगाते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो आप अमीर की लिस्ट में आ गए, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही आपकी स्कॉलरशिप 42,000 से कम है या 42,000 तक है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो गवर्नमेंट इसे जान जाती है कि आप गरीब हो, ठीक है। ये सभी चीजें, कभी कभी विकलांग को आगे बढ़ाना, विकलांग को मतलब यानी कि उसका सर्टिफिकेट में कितना परसेंटेज है, ठीक है, विधवा को आगे बढ़ाना, वृद्धा को आगे बढ़ाना, ये सभी है क्या, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है उनको क्या, बराबर का अधिकार देना चाहती है, तो मिनिमाइज करना चाहती है क्या, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना चाहती है और उनकी इनकम को बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटी देना चाहती है और से अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहती है। ये सब कहाँ लिखा है, ये हमारे आर्टिकल 38 के अंदर लिखा हुआ है। और ये क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। बात समझ आ गई। अगला बात करते हैं, उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया जिसमें यानी कि हमें देखने को मिलता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर ही बात करता है, जो 2002 में आया। और उसने क्या किया, ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये हमारा 86th अमेंडमेंट था, और यानी सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया, जिसमें यानी कि आर्टिकल जो 45 है, ठीक है, एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन, उसने बना दिया क्या, एक एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब ये कहते हैं ना प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा बोल देते हैं। तो उसमें ये बोला गया कि एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मैंने फंडामेंटल राइट में अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, सॉरी फंडामेंटल राइट में भी मैंने बताया था, जब आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार है, और 21A की जब बात करते हैं तो मतलब वो एजुकेशन का अधिकार है, मतलब कोई भी बच्चा है उसे 8वीं तक फ्री एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी। आप गवर्नमेंट स्कूल में जब दाखिला लेंगे तब, दाखिला का मतलब एडमिशन लेना, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A इज यानी कि किसके लिए है, ये एक प्रावधान बनाया गया एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, मतलब आप प्रारंभिक शिक्षा लेंगे ही लेंगे, क्या, प्रारंभिक शिक्षा आप लेंगे ही लेंगे, ये लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई बच्चा जिस पर दबाव महसूस हो रहा है कि उसके माता पिता या उसके कोई जो गार्जियन उसको यानी कि ऐसी शिक्षा नहीं लेने दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन चलाएगी। बात समझ आ गई। बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। ये सभी जो यानी अमेंडेड डायरेक्टिव यानी कि जो है रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड द चाइल्डहुड, इस यानी कि ये जो मैंने अभी बात किया 42nd अमेंडमेंट की, इसमें भी एक और बात की गई किसकी, कि जो चाइल्डहुड है मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोवाइड किया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ठीक है, इन सभी बच्चों को वहां पर यानी कि क्या किया गया,
अच्छी छोटे बचकाने में ही अच्छी शिक्षा मिल सके। तो वहां पर आंगनवाड़ियों को केंद्रित कर दिया गया। आंगनवाड़ियों का 5 से 6 हजार मानदेय होता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों को ऐसा फील भी नहीं होता है कि हम घर से बाहर गए, वो गांव में ही आंगनवाड़ी केंद्र होता है और वहां पर आंगनवाड़ी आकर उनको अच्छी शिक्षा देती है, आ से अनार और ई से इमली, इस तरीके से, ठीक है। तो एजुकेशन देती है किसके लिए? फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक वो अपनी 6 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक। और जब 6 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उन्हें प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्रारंभिक यानी प्राथमिक विद्यालय में, मतलब कक्षा 1 कक्षा 2 इस तरीके से वो शिक्षा 8वीं तक प्रारंभ यानी कि पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं हमारे समाज में, हमारे यानी कि स्टेट में, हमारे यानी कि क्षेत्र में, लेकिन हमको इतना जागरूक होना चाहिए कि उन फैसिलिटीज का लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई भी टीचर शिक्षा देने से या शिक्षा देने में कतरा रहा है या देने से इनकार कर रहा है तो आपको कोर्ट में उसको अपील करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में उसकी यानी कि अर्जी लगाना चाहिए। उसको प्रधान है या मतलब जो भी उस एरिया का मतलब यानी कि सभापति है या वहां का कार्य करने वाला विधायक है, उससे कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करोगे वो अपना ठिकाने पर आ जाएगा और काम करने लगेगा, पढ़ाई कराएगा, मतलब अच्छे से पढ़ाई कराएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 2011 में, उसमें भी यानी कि एक न्यू डायरेक्टिव यानी कि प्रिंसिपल को ऐड किया गया, जिसको यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जाना जाता है। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये 97th अमेंडमेंट था, ठीक है। और कब लाया गया? 2011 में लाया गया। ये क्या करता था? ये देखो, ये रिक्वायर करके चलता था स्टेट टू प्रोमोट, क्या प्रोमोट, स्टेट को प्रोमोट करके चलता था वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं जितनी बातें अभी से बता के गया हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या कहने का मतलब है? एक चीज रिक्वायर करके चलता है कि स्टेट है प्रमोट करेगा किसको? फॉर्मेशन यानी कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस यानी कि फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है कि एक होता है ना, कहते हैं मेरा ये प्रोफेशन है, मतलब मैं, मेरी एक इच्छा है, मैं इस तरीके से काम करूं। एक होता है पैशन माने इच्छा, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? बहुत से लोग कहते नहीं है मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब जो मेरी इच्छा थी मैं आज वही कर रहा हूं। तो दैट इज ए बिगेस्ट थिंग। तो यहां पर प्रमोशन यानी कि जो प्रमोशन यानी कि मैंने किसके बाद पैशन, और अभी मैंने किसकी बात करी थी मुझे याद, हाँ, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात, कोऑपरेटिव मतलब सहायक समाज, ठीक है। कोऑपरेट करके चलते हैं, मतलब जहां पर हम एक दूसरे की सहायता करके चलें। अब बात आ रहे हैं सैंक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। सैंक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं कि यानी कि जो निदेशक यानी कि सिद्धांतों के पीछे संतुति क्या है उसके बारे में, तो इसमें यानी कि बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे किस किसने कैसा कैसा मत दिया। जैसे सर बी एन राव, जो सर बी एन राव थे, क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। उन्होंने रिकमेंड किया कि जो राइट ऑफ द इंडिविजुअल है शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो राइट्स हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द सम राइट्स but they are classified in the 2 categories. First is a justiciable and second is a non justiciable. That's why जो फंडामेंटल राइट है उनको यानी कि बोला गया जस्टिसिएबल है, मतलब अगर इनको यानी कि वायलेट किया जाता है तो आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, कोर्ट आपके लिए लड़ेगा। लेकिन in the case of the directive principle of the state policy you cannot repeal or cannot incorporate in the yes, you cannot put in a court for their enforcement, right? तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, इनको यानी कि अगर कोई इनको इन्फोर्स करता है तो आप कोर्ट में इस पे दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इनको कोई भी पॉलिसी बनाती है उसमें लेकर तो चलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी चीज आपको अधिकार दे, ठीक है। फंडामेंटल राइट में अगर कुछ होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कुछ वायलेट होता है, गवर्नमेंट तोड़ती है कानून, तो आपको अधिकार नहीं है, नहीं कर सकते आप। उसके बाद बात आती है दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 मेक इट क्लियर दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है? फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट
टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि मैं अगर बात करूं, जो स्टेट है, स्टेट की मैंने एक डेफिनेशन पीछे बताई थी दो चैप्टर नंबर 7 में कि एक्चुअल में स्टेट क्या है, तो उसको वहां से मैं लेक्चर में देख लीजिएगा या बुक के द्वारा खुद चले जाइएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, दस दे इम्पोज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एप्लीकेशन। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टेट है उसकी क्या एक ड्यूटी है, किसके लिए, अप्लाई दिस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है उनको अप्लाई करके चलता है इन मेकिंग लॉज, लॉ बनाने में, दस दे इम्पोज, ये क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज, यानी कि स्टेट अथॉरिटीज जो है उनके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं फॉर देयर एप्लीकेशन, बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम, यानी कि जो एक्चुअल में वास्तविक जो फोर्स इसके पीछे यानी कि काम कर रहा है, देम इज पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक है। दैट द पब्लिक ओपिनियन एज ऑब्जर्व बाय द अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो पब्लिक का एक यानी कि क्या बोलते हैं, ओपिनियन कहते नहीं है, ओपिनियन सर्वे, ओपिनियन, तो ओपिनियन लिया गया, उसमें यह माना गया कि जो अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर ने यानी कि एक ऑब्जर्व किया कि नो मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द पीपल टू अफोर्ड द लाइट हेरिडेटरी इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री इसको यानी कि एक किस्म से प्रकाश डालने में, यानी कि जिसे पिछले समय में कोई अधिकार नहीं मिलता तो राजा के पास चले जाते थे, तो इनको लेकर ऐसा कुछ नहीं है प्रावधान। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि क्या, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेड गवर्नमेंट, कहने का मतलब एक जो डेड जो गवर्नमेंट होती है विच रेस्ट ऑन पॉपुलर, यानी कि पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हाइल द शेपिंग इट्स पॉलिसी। एक बात समझ में नहीं आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, हम लोग आज इसे यानी कि कानून को पढ़कर हम अपने आप को सेकुलर समझते हैं, लेकिन सोचो आज से लगभग 70-75 साल पहले जब इस संविधान को उन लोगों ने लिखा तो वो कितने सेकुलर होंगे, बात सोचने वाली है। उनका विचारधारा कैसी होगी, हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। अगर आज की डेट में वो लोग होते तो वो लोग और कुछ सोचते। मतलब कहने का साफ साफ ये है कि उस समय में जब वो इतना अच्छा सोच सकते हैं तो हम इस समय में क्यों नहीं उनसे अच्छा सोच सकते। तो जब सोचने की बात आती है तो अपने आप पर गौर करो कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर देम, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर इन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यानी कि इग्नोर करेगी, अपनी यानी कि सेट यानी कि मतलब यानी कि पॉलिसी में उसे लागू नहीं करेगी, तो एक समय आएगा जब इलेक्शन का, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगी पब्लिक को कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या नहीं बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो इसीलिए जो यानी कि फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और द नॉन जस्टिसेबल, इसीलिए उन्होंने नॉन जस्टिसेबल बनाया, ठीक है। एंड द लीगली इन्फोर्सेबल, ये क्या है, इन्फोर्सेबल है बिकॉज पहला क्या है, देखो उसको सुनो। द कंट्री डिड नॉट पॉजेस द सफिशिएंट फाइनेंशियल, यानी कि जो कंट्री है वो ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट फाइनेंशियल यानी कि रिसोर्सेज हमें नहीं दे सकती, तो इसलिए यानी कि इनको नॉन जस्टिसेबल रखा गया है। दूसरा क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी, यानी कि ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बैकवर्डनेस ज्यादा है इन द कंट्री, इसीलिए स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तीसरी बात, द न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट with the many precautions, preoccupations might be cast under the burden unless it was free to decide the order, the time, the place and mode of the fulfilling। अब बात करता हूं मैं जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, देयर फॉर टेकिंग अ प्रेगमेटिक व्यू, उन्होंने एक प्रेगमेटिक व्यू लिया और रिफ्रेंड, इसे क्या किया, एक रिफ्रेंड किया फ्रॉम द गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि उसे रिफ्रेम्ड किया। और दूसरी बात उसने बोला कि ये सभी जो बातें हैं दांतों पर होनी चाहिए, एक किस्म से गिविंग फ्रॉम द गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों पर बात करते हुए बोला
क्या? दे बिलीव, ये विश्वास करते हैं, मोर इन एन अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन, यानी कि अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन में यानी कि विश्वास करते हैं, रेदर देन द कोर्ट प्रोसीजर, कोर्ट प्रोसीजर में यानी कि विश्वास नहीं करते हैं, एज द अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि लेक्चर में 20 मिनट का ही रखूंगा आज, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो इसलिए बेहतर होगा आप लोग अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, और अगला लेक्चर जो होगा क्रिटिसिज्म, या हो सकेगा मैं लेकर आऊंगा डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स।